अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिल से खुशामदीद दोबारा आपको वेब वाइब्स चैनल में। आज हम पढ़ेंगे अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एक्सटर्नल सीएसएस। हमने पहले ही कल ही डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है सीएसएस तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इनलाइन, जिसको हम लाइन में ही डिफ़ाइन कर देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था इंटरनल, जो आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दी गई है ऑटोमेटिकली। नाउ आज हमने पढ़ना है अपना एक्सटर्नल सीएसएस। सो एक्सटर्नल सीएसएस होता क्या है? बेसिकली इसको हम स्टार्ट से लेके बिल्कुल एंड तक देखेंगे। पूरा का पूरा इसमें हम एक्सटर्नल सीएसएस जो है अपना कवर कर रहे होंगे। इस तमाम इसके की पॉइंट्स जो है एक्सटर्नल सीएसएस के किस तरह से बनाया जाता है सारा कवर कर रहे होंगे। तो लेट्स मूव आवर टॉपिक एक्सटर्नल सीएसएस। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सटर्नल सीएसएस होता क्या है। वही सेम बात मैंने अभी आपको बताई कि सीएसएस की टाइप्स तीन थी: इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम मूव करते हैं अपने टॉपिक एक्सटर्नल सीएसएस की तरफ। सो एक्सटर्नल सीएसएस, व्हाट इज एक्सटर्नल सीएसएस? सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सटर्नल सीएसएस होता क्या है। एचटीएमएल और सीएसएस का रोल कल भी हमने आप पढ़ा था कि एचटीएमएल जो है वो किसी चीज़ का स्ट्रक्चर है। जैसे स्केलेटन, किसी भी बॉडी का जो स्केलेटन है वो हमारे पास एज अ एचटीएमएल काम कर रहा है, जो कि हमारे पास सीएसएस है वो उसके लिए स्किन और कपड़ों का काम करता है। यानी किसी भी बॉडी को किस तरह से जो है एक अच्छे वे में दिखाया जा सकता है, किसी भी स्ट्रक्चर को कितने अच्छे वे में दिखाया जा सकता है, वो हमारी सीएसएस के स्किल पर हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि हम कितना अच्छे वे में अपनी वेबसाइट को दिखा सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम एचटीएमएल और सीएसएस की अलग अलग फाइल्स बनाएं, क्योंकि हमने इनलाइन पढ़ा, इंटरनल पढ़ा, अगर हम अलग अलग बनाएं तो इनमें से क्या बेनिफिट क्या है? हम अलग अलग बना ही क्यों रहे हैं? इससे एक तो हमारा जो कोड है वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। उसके बाद इसमें जो अगर हमारी कोई एरर है तो एक वेबसाइट अगर एक सीएसएस फाइल अगर 10 वेबसाइट से भी लिंक है तो हम सिर्फ और सिर्फ जाकर अपना स्टाइल चेंज करेंगे, हमारा 10 वेबसाइट्स के कोड के साथ कोई लिंक नहीं होगा। इजीली मेंटेन कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है, जब आपको 100 वेबसाइट्स के बजाय 10 वेबसाइट्स के बजाय सिर्फ एक कोड पर जाकर अपना कोड जो है उसको ठीक करना पड़ रहा है, तो ईजीली आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। फास्टर डेवलपमेंट, ये एक फास्टर डेवलपमेंट है। आप 10 एचटीएमएल फाइल्स को भी एक सीएसएस फाइल के ज़रिए लिंक करके सारा का जो डाटा है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से एक अच्छे वे में एक जल्दी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि एक फास्टर डेवलपमेंट है। परफॉर्मेंस को जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड अप करती है। अगर हम ब्राउज़र में एक सीएसएस की सेपरेट फाइल जाकर बनाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है यहाँ, इससे कि हम जो है सारा एक ही प्रोजेक्ट लिख रहे हैं। और इसके अलावा जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे, उनके लिए ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज एंड प्रोफेशनल वे है हम फाइल्स को जब सेपरेट रखते हैं। तो अब विदाउट सेपरेशन अगर इनलाइन की बात करें तो हम इनलाइन में हमारे पास देखें तो हमने जब बॉडी में अपना बॉडी लिखना स्टार्ट किया तो हम बॉडी को जो स्टाइल दे रहे हैं वो हमने उसी के टैग के अंदर डिफाइन कर दिया। यानी हमने लिखा स्टाइल, बैकग्राउंड कलर और फ़ॉन्ट फैमिली, वो सारा उसी में कर दिया। जब H1 को दिया तो H1 में भी लिख दिया, P में दिया, P में भी लिख दिया। ये बिल्कुल रिपीटेटिव और ये बहुत मुश्किल मेंटेन करने वाला प्रोसेस है। अगर हमें बहुत सारे टैग्स, अब इतने सारे टैग्स यूज़ होते हैं, अब अगर इन टैग्स को हम लिखें इस तरह से तो हमारा जो कोड है वो थोड़ा सा बिल्कुल एग्रेसिव टाइप नज़र आएगा, बिल्कुल भी अच्छा नज़र नहीं आएगा। तो एक तो वे जो होगा वो हमारा बिल्कुल अनप्रोफेशनल लगेगा और ये बिल्कुल सूटेबल है छोटे जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए। अगर सेपरेट बनाए हम एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल तो हमें क्या बेनिफिट होगा? जो हमारे पास ड्रॉ फैक्ट्स हैं इनलाइन के, यानी रिपीटिव होगा और हार्ड वर्क होगा, इसको हार्ड होगा इसको मेंटेन करना। तो अगर सेपरेट बनाए तो क्या ये इशू रिजॉल्व हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। जब आप 10 फाइल्स में जाकर अलग अलग कोड करने के बजाय एक ही फाइल में अपना जो है सीएसएस को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं तो बिल्कुल हो जाएंगे। सबसे पहले हम एचटीएमएल की फ़ाइल क्रिएट करेंगे। एचटीएमएल में हम जो है लिंक देंगे अपनी स्टाइल शीट का। अगर आपने कुछ और नाम रखा है अपने प्रोजेक्ट की सीएसएस की फ़ाइल का तो आप वहाँ पर वैसे ही लिखेंगे स्टाइल
जो कुछ भी रखा है, जिस तरह का स्पेलिंग यूज़ किया, आप बिल्कुल सेम उस तरह से ही लिखेंगे यहाँ पर नाम, वरना आपका ये लिंक नहीं होगा और ये गलत हो जाएगा। और इसके अलावा सीएसएस की फ़ाइल जो है, हम उसमें अपना जस्ट कोड एंटर कर देते हैं अपनी बॉडी में जो लिखा है, यानी H1 हमने लिखा है वेलकम के लिए। बॉडी में जाएँगे हम, सबसे पहले बॉडी का सेट कर देंगे, उसके बाद H1 के लिए जो हमने हेडिंग के लिए यूज़ किया है, उसका कलर बता देंगे कि हमने नेवी कलर रखा है या कुछ भी। अब ये बहुत ज़्यादा क्लियर भी हो गया है और प्रोफेशनल भी लग रहा है। इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप एक्सटर्नल के लिए एक खुद प्रोजेक्ट बनाएं, और कुछ समझ नहीं आ रही तो आप मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं। अब इस प्रोजेक्ट की जो है लेआउट किस तरह से हो जाएगी, यानी पहले तो हम सेम बना रहे थे, लेकिन जब हमने इसको सेपरेट बनाया, हमारे पास एक HTML की फ़ाइल होगी और एक CSS की। सबसे पहले हम गए दिस पीसी पर इसको बनाने के लिए। हमारी जो पार्टीशन हुई हुई होती है ड्राइव की, हमने उस पार्टीशन में से C में कभी भी नहीं बनाना अपना प्रोजेक्ट। D में बनाए, E में बनाए, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। मैंने प्रोग्रामिंग के लिए एक सेपरेट किया हुआ है जिसको मैंने इट्स फॉर प्रोग्रामिंग ई के नाम से सेव किया हुआ है। मैंने यहाँ पर सिंपली ऊपर से एक फोल्डर क्रिएट किया। अब मैंने यहाँ पर लिख रही हूँ मैं एक्सटर्नल CSS। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपने यही लिखना है। बस नाम कुछ इस तरह से हो कि प्रोजेक्ट के हवाले से जो बिल्कुल ठीक लगे। अगर आप लोगों की फाइल्स बहुत ज़्यादा लैपटॉप में हैं तो आप इजीली बता सकें कि कौन सी फाइल जो है वो हमारी किस लिए है। इसके बाद हम गए VS कोड पर सेम उसी तरह से हमारा जो है हमें शो हो रहा है। यहाँ पर हमने फ़ोल्डर ओपन करना है क्योंकि हमने फ़ोल्डर बनाया है। ओपन फोल्डर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, फाइल पर जाकर भी ओपन फोल्डर कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट जानी है तो उसके लिए होता है कंट्रोल K और O, तीनों को एक साथ दबाएं तब भी हो जाएगा। आपको वो बताएगा कि आपने कहाँ से करनी है। सो हमने बनाया था इट्स फॉर प्रोग्रामिंग, इस ड्राइव में बनाया था, और एक्सटर्नल CSS इसको जस्ट ओपन कर लिया। ओपन करने के लिए हमने सेलेक्ट फोल्डर किया। सेलेक्ट फोल्डर करने के बाद जैसे ही हमने इसको एंटर किया तो हमारे पास ये इस तरह से साइड पर लिखा हुआ गया एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS के अगर आप ऊपर से एक दफ़ा कर्सर करेंगे तो आपको नज़र आएगा क्रिएट फाइल। हमने क्रिएट फाइल किया। एक हमने रखनी थी HTML.index की फ़ाइल और एक बनानी थी हमने style.css की। आप कुछ और भी नाम रख सकते हैं, फाइल पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन हम सब बिगनर्स हैं। सो इसके लिए बेस्ट यही है कि आप index.html और style.css रखें ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, आप लोगों को इजी रेगुलाइज हो सके। जब हमने फाइल पर क्लिक किया, हमारे इंडेक्स का नाम रखने के बाद हमारी दूसरी फाइल बनाई हमने style.css, उसको एंटर किया। जैसे ही एंटर किया हमारे पास दोनों फाइल्स जो हैं वो साइड पर ऊपर नज़र आ रही हैं। आप चाहें तो वेलकम को क्रॉस कर सकते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं कि वेलकम को क्रॉस किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट हमने index.html की अपनी कोडिंग स्टार्ट की, वही सारा सेम पैटर्न जो हमारा इस पहले यूज़ हुआ। हमने डॉक टाइप लिखा, उसके अंदर HTML, फिर हेड में अपनी वही 2 मेटा की जो हमारे किसी भी डिवाइस पर हमारा इस काबिल बनाती है कि हम उसको बिल्कुल ठीक तरह से जो है अपने कोड को, अपनी वेबसाइट को देख सकें। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो अगर लैपटॉप पर बना रहे हैं वो जस्ट लैपटॉप के लिए रहेगी, उसको मोबाइल पर ओपन करेंगे तो वो बहुत ही जो है कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखेगी और बिल्कुल बेतरतीब एक वेबसाइट, एक सिनेरियो क्रिएट करेगी जो बिल्कुल अनप्रोफेशनल लगेगा। सो हमारे पास तो वही वाली लाइंस। नेक्स्ट हमने टाइटल लिखा। टाइटल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं, हमारा अपना टाइटल है जो हमें कोड खोलने के बाद नज़र आए। मैंने एक्सटर्नल CSS के मुतालिक वीडियो बन रही है तो मैंने एक्सटर्नल CSS लिख दिया, आप कुछ और भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी कोडिंग की तरफ। सो कोडिंग के लिए सबसे पहले तो हमने HTML के अपने टाइटल के बाद सबसे पहले लिंक डालना है। लिंक किस लिए डालना है? क्योंकि हम अपनी फाइल को लिंक करवा रहे हैं किसके साथ? style.css के साथ। style.css आपने साइड से स्पेलिंग देख कर लिखने हैं कि आपने क्या रखा है अपने प्रोजेक्ट का नाम। अगर प्रोजेक्ट का नाम, अगर फाइल का नाम आपने गलत लिख दिया तो हमारी जो है लिंक बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी बॉडी की तरफ। यहाँ पर हम कोई भी CSS की स्टाइलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी कोडिंग की बात कर रहे हैं। सो सबसे पहले हेडर मतलब ऊपर के टॉप के लिए हमने क्या किया, ऊपर के टॉप के लिए हम H1 लिख रहे हैं, अपना पैराग्राफ लिखेंगे वही सेम। हेडर और फुटर हम पहले पढ़ चुके हैं कि हेडर जो है वो बिल्कुल ऊपर वाला टॉप का हेडर बताता है, पेज का हेडर बताता है, और फुटर पेज का नीचे वाला बताता है। सो H1 और हमने P अपना ऐड करने के बाद हेडर का हमने ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट हम गए अपने मेन की तरफ।
मेन पर हम क्या करवाना चाह रहे हैं, हम 2 सेक्शन बनवाना चाह रहे हैं, यानी 2 बॉक्स टाइप कुछ बनवाना चाह रहे हैं जो कि बहुत मतलब एक तरह से अच्छा लगे और जिसमें एनिमेशंस भी हों, वो हम जाकर सीएसएस पे डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम क्या बनवाना चाह रहे हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि हम H2 पहले उसमें हेडिंग देंगे, उसमें हम शो क्या करवाना चाह रहे हैं हमने वो भी लिख दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं एक बटन। बटन बेसिकली हम जब क्रिएट करते हैं तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट होती है ताकि जब हम उसको ओपन करें तो कुछ चेंज भी हो। लेकिन यहाँ पर चूँकि हम जस्ट फॉर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर एक बटन एक सेक्शन के लिए क्रिएट किया जिस पर लिख दिया लर्न मोर, और दूसरे सेक्शन के लिए हमने दूसरा बटन क्रिएट करेंगे। उसमें भी सेम हम वही चीज़ें ऐड कर रहे हैं दोबारा से H2, लेकिन उसका हेडिंग दूसरी कर रहे हैं पैराग्राफ, लेकिन उस पर हम पैराग्राफ के लिए हम डाटा जो है टेक्स्ट जो है उसको चेंज रख रहे हैं ताकि दोनों जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें नज़र आए। उसके बाद जो बटन है उसमें पहले में लिखा था लर्न मोर और दूसरे में लिखते हैं हमने एक्सप्लोर। हमारी अपनी मर्जी है। यहाँ पर हमने मेन का अपना जो है काम ख़त्म किया। उसके बाद हम चलते हैं फुटर की तरफ। भाई हेडर देख लिया, सेक्शन देख लिया, अब ज़रा फुटर की तरफ भी चल देते हैं। फुटर में हम जब हेडर दे दिया तो फुटर तो नाराज़ हो गई ना, इसलिए उसको नाराज़ नहीं करना। उसमें भी चलते हैं हम। फुटर में अपनी कुछ चीज़ें ऐड की हमने। हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं जो हम अपने पेज के नीचे शो करवाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने स्टाइल डॉट CSS की तरफ। जब हमने एंटर की थी तो स्टाइल डॉट CSS में हमारे पास ऊपर ही आ गया था, इसलिए हमने स्टाइल डॉट CSS को ऊपर से ही क्लिक किया। आप साइड से भी क्लिक कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले हमने अपना जो है CSS के लिए कोड लिखना स्टार्ट किया। कोडिंग में हमने सबसे पहले किस चीज़ का कोड लिखा भाई, बताएं तो सही। सबसे पहले हम मार्जिन दे रहे हैं अपने जो पूरी की पूरी वेबसाइट है उसके लिए। एज अ होल दे रहे हैं तो हम स्टाइल की उसके आगे एज अ होल वेबसाइट के लिए ये हमारा जो है ये चीज़ें रहेंगी। अब ये चीज़ें लिखने का मकसद ये था कि हमें बार बार इस चीज़ को लिखना नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम बॉडी की स्टाइलिंग करते हैं। बॉडी के लिए हमने बॉडी लिखा, उसमें हमने फ़ॉन्ट, फैमिली, साइज़, कलर और मुख्तलिफ चीज़ें जो जो हमें ज़रूरत थी हमने वो सारा किया। हमें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर बैकग्राउंड देना चाहते हैं सिंपली बैकग्राउंड पर बैकग्राउंड वर्ड लिखें, वो आपको बताएगा कि आपने क्या क्या बैकग्राउंड में रख सकते हैं, तो हम सिंपली वो रख देंगे। उसके बाद अगर फ़ॉन्ट फैमिली है तो हमें एरियल ये वो इतना सारा सब कुछ फ़ॉन्ट फैमिली याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ फ़ॉन्ट फैमिली लिख के एंटर करेंगे तो वो आपको सारा का सारा एक बॉक्स देगा जिसमें आपके ऑलरेडी सारी चीज़ें मौजूद होंगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको जो हमारी कॉमन लैंग्वेज, जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के कॉमन वर्ड्स हैं जैसे फ़ॉन्ट फैमिली, बैकग्राउंड, कलर, टेक्स्ट अलाइनमेंट, मार्जिन, पैडिंग, बॉक्स साइज़, ये सारी चीज़ें इस तरह से ही रखेंगे हम। सिंपली हम अपनी बॉडी को स्टाइल करने के बाद पहुँचे हैं नीचे। नीचे जाने के बाद हम अपनी बॉडी को स्टाइल करने के बाद हम जा रहे हैं अपने हेडर की तरफ। हमने, अगर आपको याद हो, अभी अभी हम हेडर में करके आए हैं, क्या करके आए हैं, H1 H2 दिया था, पैराग्राफ दिया था, H1 दिया था और पैराग्राफ दिया था। सो हमने अपने हेडर की जो है वो स्टाइलिंग स्टार्ट कर दिए। अब हेडर हमने सिर्फ इसलिए एक अकेला लिखा क्योंकि हम ये बता रहे हैं कि ये पूरे हेडर के लिए, यानी हेडर में जो जो चीज़ें हैं सब उनके लिए। लेकिन हेडर के H1 के लिए हम अलग से बता रहे हैं, पी के लिए, हेडर के पी के लिए हम अलग से बताएंगे। तो हमने सबसे पहले हेडर का H1 ले लिया। हेडर के H1 में हमने फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर्स और टेक्स्ट अलाइनमेंट्स, टेक्स्ट शेडो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा शेडो थोड़ा सा अपना H1 को बेहतर बनाने के लिए हमने इसमें RGBA, इसमें आप ये कह सकते, R का मतलब रेड, G का मतलब ग्रीन, इस तरह से आप 4 कलर्स का कॉम्बिनेशन एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने H1 हेडर भी पूरा बता दिया, हेडर की H1 के लिए भी बता दिया है। अब हेडर के पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। हेडर के पैराग्राफ के लिए हम क्या करवाना चाह रहे हैं, सिंपली हमने वो यहाँ पर लिखा कि उसके लिए कलर ये हो, उसके लिए फ़ॉन्ट साइज़ ये हो और उसके लिए बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह से वर्क करें। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने जो एक और हमने चीज़ ऐड की थी, वो थे हमारे पास सेक्शन। हमने 2 सेक्शन ऐड किए थे। अगर आप चाहें तो दोनों की एक साथ भी स्टाइलिंग कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो दोनों की सेपरेट भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह से आपको बेहतर लगे। सो डॉट कार्ड लिख करने के बाद हमने उसका बैकग्राउंड, उसके कलर्स, उसके मार्जिन्स, उसके सारी चीज़ें हमने देना स्टार्ट कर दी हैं। ये चीज़ें जैसे ही और एक और मेन बात, आप लोगों को
मुश्किल लग रही होगी स्टार्टिंग में कि HFFE269 इस तरह से लिखेंगे तो इसका कौन सा कलर बनेगा। इस आप सिंपली इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, वाइट कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, जो आप लोगों को बेहतर लगे, टोमेटो कलर, यानी आप अपनी मर्जी से जो भी लिख सकते हैं। उसकी सेट विड्थ और हाइट उसकी सेट कर दें। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही अभी कि कितनी हाइट किसके लिए बेस्ट है, कितनी विड्थ किसके लिए बेस्ट है, तो आप अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये चीज़ हमें मुश्किल लग रही है, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं आप लोगों को दोबारा से उसकी बिल्कुल ईजी वे में आहिस्ता थोड़ा करके आप लोगों को और मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आपको कुछ भी मुश्किल लग रहा है आप बता सकते हैं इजीली। अब इसमें हमने कुछ ट्रांजिशंस ऐड किए हैं। ट्रांजिशंस का मतलब है कि हमारी जो बॉक्स है वो थोड़ा सा ना मतलब मूव करें। उसके लिए एक और बाद में भी हम यूज़ करेंगे, उसको कहते हैं हॉवर। हम जब अपना कर्सर किसी बॉक्स पर लेकर जाते हैं तो वो किस तरह से मूव करना चाहिए वो सारा। अब डॉट कार्ड और जो कॉलन के बाद हम लिखेंगे होवर। कॉलन के बाद होवर का मतलब है कि होवर जो है वो कॉल कर रहा है किसको, कार्ड को, कि जो उसमें हमने ट्रांजिशन डाली है वो ट्रांजिशन होनी किस तरह है। ट्रांजिशन क्या ऐसे ही हो जाए या जब उसके ऊपर कर्सर लेकर जाए तब हो। होवर का मतलब होता है जब हम कर्सर लेकर जाएं तब हो ट्रांजिशन, यानी वो तब हिले, अदरवाइज वो बिल्कुल भी ना हिले। सो हम ट्रांजिशन उसमें करने के बाद हमने बॉक्स का शेडो कि अगर वो हिले तो किस तरह से नज़र आना चाहिए, क्या चीज़, वो सारा करने के बाद हम मूव करते हैं अपने इनसाइड कार्ड के अंदर जो हमने H2 और पैराग्राफ्स ऐड किए थे उसकी स्टाइलिंग के लिए। सो हमने डॉट कार्ड H2 के लिए, क्योंकि सेक्शंस में हमने दोनों सेक्शंस में H2 यूज़ किया, तो सेक्शन के लिए H2 के लिए हमने अपने जो है स्टाइलिंग स्टार्ट कर दी, कलर्स, मार्जिनस, मार्जिन, बैकग्राउंड, और इसके अलावा खुद सेक्शन का बैकग्राउंड किस तरह से होना चाहिए। उसके बाद जो है जो हमने बटन्स बनाए थे वो बटन्स किस तरह के होने चाहिए। पहले सेक्शन में भी बटन बनाया था, दूसरे सेक्शन में भी बटन बनाया था। सो हम दोनों बटन्स को एक साथ एक जैसी स्टाइलिंग भी दे सकते हैं, डिफरेंट भी दे सकते हैं, हमारी अपनी मर्जी है। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर सबको सेम दे रही हूँ। बटन में हमने जो बैकग्राउंड है उसको हमने कर दिया है ब्लू कलर। देने के बाद कलर और बॉर्डर देने के बाद हमने थोड़ी सी उसकी में मज़ीद चेंजिंग ये की है कि हमने उसमें पैडिंग ऐड कर दी है। पैडिंग ऐड करने के बाद हमें अगर मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मार्जिन, टॉप का मार्जिन कैसा होना चाहिए, बॉटम का मार्जिन कैसा होना चाहिए, लेफ़्ट मार्जिन कैसा होना चाहिए, या राइट मार्जिन कैसा होना चाहिए, या कुछ भी और जो हम डिस्कस करना चाहते हैं वो किस तरह से होना चाहिए। बटन रेडियस फॉर्म में होना चाहिए या बिल्कुल स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। ये सारा का सारा हम अपने बटन्स के जो टैग है उसके अंदर सारे के सारे कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसको डिस्कस कर रहे होंगे। इसको कंप्लीट ट्रांजिशन देने के बाद अगर इसमें जावास्क्रिप्ट हम ऐड करें तो वो बटन्स को क्लिक करने के बाद रिएक्शन भी होगा किसी चीज़ का। लेकिन अभी चूँकि हमने ऐसा कुछ नहीं किया तो बटन होवर लिखने के बाद, यानी होवर जो है, जो ट्रांजिशन हमने बटन में डाली है वो होवर जो है उस ट्रांजिशन को कॉल कर रहा है कि इसके ज़रिए बटन के अंदर जो लिखी गई है उसमें उसको कलर दे दिया, उसको बैकग्राउंड, उसका हम कुछ भी दे सकते हैं मज़ीद और हम अगर चाहिए तो। अब हमारे तकरीबन सारी स्टाइलिंग हो गई है, बस हमारा फुटर रह गया। फुटर में हमारे पास किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से डिस्प्ले होना चाहिए, लास्ट में डिस्प्ले होना चाहिए, फर्स्ट में डिस्प्ले होना चाहिए, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे किस तरह से होना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, ये सारा का सारा हम फुटर में डिस्कस कर रहे होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा कोड जो है वो बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। हमारे पास HTML और CSS दोनों की फाइल्स इंक्लूड होकर बिल्कुल ठीक बन चुकी हैं। अब इसको जाकर ज़रा इसके आउटपुट को देखते हैं कि जो हमने बनाया है वो दिखता कैसा है। सबसे पहले हम गए अपने दोबारा से उसी फ़ोल्डर के अंदर गए तो हमारे पास 2 फाइल नज़र आई, एक इंडेक्स और एक स्टाइल। हमने इंडेक्स पर क्लिक करना है। हम जैसे इंडेक्स पर क्लिक करेंगे हमारे पास हमारी आउटपुट शो होगी। अब अगर आप देखें तो मैं जैसे ही कर्सर बॉक्स के ऊपर लेकर जा रही हूँ, जैसे ही कर्सर मैंने बॉक्स के ऊपर किया वो जो है मूव होना स्टार्ट हो गया। मूव होने के बाद वो थोड़ी सी शैडो भी हमें दे रहा है जो हमारे पास बहुत अच्छी लग रही है, हमें देखने में भी एक। लेकिन ये बिल्कुल अभी हमारे सिंपल जो है प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जो हमने H1 में हेडिंग लिखी थी, जो हमने पैराग्राफ में लिखा था, वो सारा का सारा हमारे पास डिस्प्ले हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद भी आई होगी और समझ में आई होगी। लेकिन अगर आपको
कुछ पूछना है या कुछ समझ नहीं है, आप मुझे कमेंट्स में बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बनेगी। बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़।